बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कासिम अली शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज की वीडियो पे बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने डील लेने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत का एक साल, क्या खोया क्या पाया, इस पे बात करते हैं। इसके साथ कराची में पिछले दिनों एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, मुस्तफा आमिर, उसके हवाले से बात करते हैं। हमारी अदालतों पे उठते हुए सवालात दिन ब दिन, इस पे हवाले से बात करते हैं। और इसके साथ बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सरदार सरफराज लोगर साहब और भी गए इस पे। ये क्या मामला है, इस पे बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यही वो हेल्प है जो हमें आप लोगों से दरकार है। तो चलें बात करते हैं आज की वीडियो पे। सबसे पहले बात करते हैं जी, पिछले दिनों कराची में एक नौजवान को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, मुस्तफा आमिर को। उसे उसी की गाड़ी में जिंदा जला दिया गया। जब पुलिस ने उसके मुलजिम के घर पे रेड की उसे अरेस्ट करने के लिए, तो उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दी और 2 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया, जिनमें एक डीएसपी और एक पुलिस एहलकार था, सिपाही। जब उस शख्स को अदालत में पेश किया गया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया उसका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए, तो जनाब जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज थे, जनाब जाकिर हुसैन साहब, उन्होंने जिस्मानी रिमांड देने की बजाय उसे जुडिशल कर दिया। जब सिंध पुलिस ने जज साहब के इस फैसले को अपील सिंध हाई कोर्ट में दायर की, तो सिंध हाई कोर्ट ने जज साहब का यह फैसला मुस्तरद करके उसे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 में भेज दिया, जहां पे उसका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। कुछ बातें खुली। वो बातें ये थी कि मुलजिम का बाप कितना बाअसर है, कि जो अटॉर्नी जनरल सिंध है, उनके कहने के मुताबिक मुलजिम का बाप जज साहब के चैम्बर में मौजूद था। और जब फैसले को देखा गया तो वो फैसला पहले जिस्मानी रिमांड का लिखा गया था, उसके बाद उसको विटो करके उसे जुडिशल कर दिया गया। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि इस हवाले से जज साहब के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, हर लिहाज से देखा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कौन सी ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिखे हुए फैसले को वीटो करके तो उसे जुडिशल कर दिया, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, जबकि उसी अदालत के दूसरे जज ने जिस्मानी रिमांड दे दिया। पहले ही हमारे मुल्क में अदालती निज़ाम के ऊपर बड़ा सवालात उठते हैं कि यहाँ पे इंसाफ गरीब आदमी के लिए कुछ और होता है और अमीर के लिए कुछ और होता है। तो चीफ जस्टिस साहब, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को आप ज़रूर देखें और इसको अंजाम तक भी पहुँचाएँ। आगे बात करते हैं जी कि पंजाब हुकूमत का एक साल, क्या खोया क्या पाया। पंजाब हुकूमत ने एक साल में जो मंसूबे मुतारिफ करवाए अवाम दोस्त, जिनमें जो काबिल ज़िक्र चंद एक मंसूबे हैं, किसान कार्ड है, धी रानी प्रोग्राम है, नौजवान रोज़गार कर्जा स्कीम है, फिर मुफ्त प्लॉट हैं। इसके साथ उन्होंने एक और प्रोजेक्ट जो इफ्तिताह कर दिया है वो है इलेक्ट्रिक बसेस। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसका किराया रखा गया है 20 से 35 रुपए। जैसे गरीब आदमी अपनी मंजिल मकसूद तक बआसानी अपनी जगह पर पहुंच सकता है और मुनासिब किराए में जा सकता है। जैसे पंजाब में पहले मेट्रो और ऑरेंज लाइन चल रही थी, वैसे ही इस मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। इसके हवाले से आगे बात करते हैं कि नाकदीन जो है वो इस पे बड़ा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही केपीके में करप्शन का एक और बाब खोल दिया गया है। वो बात क्या है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने पंजाब को देखते हुए यहाँ पे जो लैपटॉप स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से, ऐलान कर दिया है कि मैं भी अपने सूबे के बच्चों को, नौजवानों को लैपटॉप तकसीम करूंगा। लेकिन बात सोचने की ये है कि इन्होंने पहले भी पंजाब के एक मंसूबे को, जिसको एक जंगला बस कहते थे, उसके ऊपर बड़ी तनकीद की। और फिर हुआ ये कि जो 37 अरब रुपए का मंसूबा पंजाब में तकमील हुआ था, वही मंसूबा इन्होंने पेशावर में शुरू किया, जो कि 125 अरब के करीब पहुंचने के बावजूद तकमील नहीं हो सका, जिसमें तकरीबन 100 अरब के करीब करीब करप्शन की गई और करप्शन की दास्तानें लिखी गई।
जिसके कई जो सबूत हैं वो मीडिया पर आकर मुख्तलिफ लोगों ने दिए। इसी तरह अब दूसरी स्कीम मुतारफ करा दी गई है लैपटॉप। क्या ये जो लैपटॉप हैं ये जो हकदार तलबा हैं वहाँ तक पहुँचेंगे या इनमें भी उसी तरह करप्शन शामिल कर दी जाएगी? आगे बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कायम मुकाम सरदार सरफराज रोगर साहब, उनके हवाले से पीटीआई ने उन्हें बहुत मुतनाज़ा किया। जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया तो उनके हवाले से अक्सर लोगों ने ये कहा कि ये पीटीआई के केसेस को फिक्स करने के लिए इन्हें लाया गया है। कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बड़े खतूत भी लिखे और बड़े मामला, लेकिन उन सब को झूठा करार दे दिया गया एक फैसले के साथ सरदार सरफराज रोगर साहब के, और वो ये था कि 120 पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने आते ही उनको जमानत दे दी और उन्हें उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। तो पीटीआई वालों को लगता है कि शायद अब ये सरदार सरफराज रोगर साहब शायद कुछ अच्छे लगने शुरू हो जाएं, लेकिन जिस दिन ये उनके खिलाफ एक भी फैसला देंगे ये फिर उनके लिए उसी तरह हो जाएंगे जैसे ये बाकी काजी फाइज ईसा और बाकियों के साथ इन्होंने जो हाल किया। वीडियो पे आगे चलते हैं जी कि इमरान खान साहब ने डील लेने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब की बहन पिछले दिनों जुमेरात वाले दिन मुलाकात करके आई अपने भाई से और कहा कि जी इमरान खान ने डील लेने से इनकार कर दिया। पीटीआई की तरफ से अक्सर ये बातें की जाती हैं कि इमरान खान साहब को ये डील हो गई, इमरान खान साहब को वो डील हो गई, इमरान खान साहब ने बनी गाला जाने से इनकार कर दिया। अली मीन गन्नापुर साहब ने कहा जी 99% हमारे मामला तय हो चुके थे। लेकिन बात पूछने की है इमरान खान साहब, आपने डील करने से इनकार कर दिया, आपको ये डील ऑफर किसने की थी? क्योंकि जो हमारे जराए और हमें जिस चीज का मालूमात जो हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब आपके नाम के ऊपर तो क्रॉस लगा दिया गया। आप अब हमारे मुल्क की रेड लाइन बन चुके हुए हैं, आपने हमारे मुल्क के दिफा को खतरे में डाला, आपने अवाम को आर्मी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कुछ दोस्त कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को सिद्ध के दिल से माफी मांगनी पड़ेगी इस दायरे में आने के लिए, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मेरा मानना यह है कि इमरान खान साहब आप तो माफी मांग रहे हैं, आप तो मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आपको कोई माफ करने वाला भी हो दूसरी तरफ, जो कि कोई भी तैयार नहीं है। आप डील किससे करेंगे? आप रात को एक ख्वाब देखते हैं, अगले दिन सुबह उठ के कह देते हैं कि जी ये फलां ने मुझे ऑफर की और मैंने इसको रद्द कर दिया। इमरान खान साहब आपके इस टाइम ये हालात हैं कि आप स्टैब्लिशमेंट ढूंढ रहे हैं अपनी बाजुआ और फैज हमीद वाली, जो कि आपको नहीं मिलेगी। आप उसी अकड़ में अभी तक फिर रहे हैं, आप माफियां मांग रहे हैं, तरले। अगर ये माफियां और तरले मिलते नहीं है तो ये जो 3 आपने आर्मी चीफ को खत लिखे हैं ये क्या है? आपका वफद चीफ जस्टिस से मिलने जाता है, ये क्या है? आपकी पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की जाकर कैंपेन में शिरकत करती है और मिन्नतें करती हैं लोगों की कि कोई एक बंदा ट्रंप फैमिली का इमरान खान के हक में ट्वीट कर दे। वो था ना पहले इमरान आएगा, $200 लाएगा, फिर था ट्रंप आएगा, फोन करेगा, ट्वीट करेगा। आप उधर से भी फेल हो गए। फिर आईएमएफ का वफ्द आया, आपने डोजियर बना के दिया, उसमें आपने मिन्नतें की कि जी हमें माफी दिलवा दे, आप उधर से भी फेल हो गए। आप तो दिन ब दिन आप रोज हर नया हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं माफी मांगने का, लेकिन आपको कोई माफ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने मुल्क को खतरे में डाल दिया। और ये जो फौज है ये हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं जो रोज कुर्बानियां देते हैं, आपके लाए हुए इंतशारी फसादी और जो दहशतगर्द लोग हैं जिनको आप इस मुल्क में वापस लेके आए और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। दिन ब दिन उनके खिलाफ कुर्बानियां भी दे रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, अपनी जानें भी दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि शायद 8 माह या आने वाला 1 साल में आपके लिए शायद कोई राय, लेकिन मेरे मुताबिक इमरान खान साहब, खबर के मुताबिक आप आने वाले 3 साल आपके लिए कोई राहत नहीं। आप जितनी मर्जी माफिया मांग ले, आपको माफी नहीं दी जाएगी, आप अपनी सजा पूरी करेंगे। मंसूर अली खान साहब ने कहा था कि जी ये मुझे लगता है कि आप जो 14 साल आपको सजा हुई है वो आप 14 साल नहीं काटेंगे, लेकिन मेरे मुताबिक
آپ کو پوری سزا کاٹنی پڑے گی۔ آپ نے ان 10 سالوں میں ملک کے اندر شعور کے نام پر گالی کو متعارف کروا دیا۔ آپ کے ہاتھ سے کسی کی بہن، ماں، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ آپ کے اور آپ کے جو چیلے تھے انہوں نے لوگوں کی ماں بیٹیوں کے اوپر کیچڑ اچھالا، فیک اور گھٹیا ویڈیو آڈیو بنا کر دی، اور پھر آپ کے کچھ ایسے یوٹیوبر حضرات جو کہ یہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے، وہ یہاں سے ایسے بھاگے اور جا کے اپنے آقاؤں کے پیروں میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد دن بدن صرف ملک کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو بیچنے میں اور ملک کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو ان کے آقاؤں سے ڈالر، پاؤنڈ اور پیسہ مل سکے۔ ان لوگوں کا کوئی ضمیر نہیں ہے، یہ لوگ ملک فروش بھی ہیں، ضمیر فروش بھی ہیں، اور اس سے کچھ آگے بھی ہیں۔ لہذا عمران خان صاحب، آپ جتنا مرضی اکڑ ہیں، آپ جو کہتے ہیں نا میں بڑا ڈٹا ہوا ہوں، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، جو ڈٹا ہوا آدمی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ جو مرضی کر لو، میں نہیں کو خط لکھتا، نہیں کوئی اپیل کرتا، نہیں کسی کو کہتا، جو کرنا کر لو۔ وہ خان صاحب آپ کی طرح مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو خطوط نہیں ارسال کرتے، ڈٹے ہوئے لوگ ترلے منتے نہیں کرتے لوگوں کے کہ جی ہمیں معافی دلوا دیں۔ آپ تو خود کہہ چکے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ کس چیز کے مذاکرات آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ کو رہا کیا جائے۔ آپ کو اپنے کارکنوں کے رہائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو رہا کیا جائے اور دوبارہ اقتدار میں لایا جائے، جو کہ آپ کے لیے خواب اور خیال ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی غلطی دوبارہ کرے گی۔ تو ابھی آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں آپ وہ دیکھتے رہیں، کیونکہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو پورے نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو ایک رات خواب آیا کہ آپ کو اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل کرنے کی آپ کو آفر کرائی گئی، کبھی مری میں منتقل کرنے کی آفر کرائی گئی، کبھی آپ کو خواب آتا ہے کہ جی آپ کو کے پی کے منتقل کرنے کی آفر کرائی گئی۔ تو خان صاحب، وہ آپ کو آفر کراتا کون ہے؟ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ اتنے ناڈر ہیں، آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں، تو آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے کہ مجھے اس نے آفر کرائی؟ آپ کو کسی نے آفر نہیں کرائی۔ آپ ہر روز معافیاں مانگتے ہیں، لیکن آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو معافی ملے گی۔ آپ نے جو بھی جرم کیے ہیں آپ اس کی سزا پوری پائیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے شاید کوئی رہائی کا بندوبست ہو۔ امید کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔